पीजी वेलकम, सी यू इन पीजी पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि आपके चैनल पर बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। इवन आपका जो पेपर 1 है ना, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य या फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन की यदि बात करें तो वो चैप्टर आपका कंप्लीट होने पे है। यानी कि अब आप वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं। जैसे इससे पहले आप प्लेटो के बारे में पढ़ चुके हैं, जीन जैक्स हो गए। इसके बाद में आप एक जॉन ड्यूवी के बारे में पढ़ेंगे और मे बी आपके एक फिलोसफर और यानी कि 2 क्लासेस और फिर पेपर 2 और 3 की क्लासेस आपकी कंटिन्यू शुरू करेंगे पैरेलल में, है ना। और जो पेपर 1 होगा इसकी टेस्ट सीरीज चलाएंगे। ठीक, अब ये सब चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती हैं। अगर आपको क्लासेस कंटिन्यू देखनी है, क्योंकि मुझे सारा डेटा पता रहता है कि कौन सा बच्चा कितने समय आता है, कितनी क्लासेस देखता है, कितने टाइम के बाद वो चला जाता है ना। तो सारा डेटा है अपने पास। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप लोग पूरी पूरी क्लासेस देखेंगे तो ही मेरा यहाँ पे पढ़ाना जो है जायज़ रहेगा। अब आप लोग अगर क्लास नहीं देखेंगे तो फिर मेरा पढ़ाने का कोई मीनिंग ही नहीं हुआ, है ना। ठीक है, चलिए, ये तो एक ऐसी बात हो गई नॉर्मली। अब आप ये नहीं सोचिएगा कि मैम क्या तो शिकायत कर रही हैं हमसे। शिकायत नहीं कर रहे हैं, बस आप ये बता रहे हैं कि पढ़िए ज़रूर। क्योंकि पढ़ाई ये जो है ना आपकी बीएड की, आप इसे हल्के में ना लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप आगे अभी सेकेंड ईयर में आपको टेट सी टेट का प्लान होगा देने का, है ना। अभी वो भी उसके विषय में भी चर्चा कर लेंगे एक अलग वीडियो के माध्यम से। सेकेंड ईयर में आप अपने एलिजिबल हो जाएंगे तो यूपी टेट सी टेट का पेपर ज़रूर दीजिएगा। और उसके विषय में तो खैर चर्चा करेंगे। तो उसमें ये सब क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, इसीलिए कह रहे इन्हें अभी ध्यान से पढ़ लो। और जब सीटेट वगैरह देना हो तो जो जीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं वो आराम से पढ़ लेना, है ना। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन हुआ मिल जाएगा। एक बार मैं जब पढ़ाऊँ तो उसे सिर्फ कंसंट्रेट होकर के सुनिए और कोई काम नहीं करना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में जब आप पीडीएफ से पढ़ें तब जो इम्पोर्टेंट लगे आप उसे मार्क करके लिख लें, या जो भी आपका जैसे मन हो वैसे, लेकिन उसको पढ़ें जरूर पीडीएफ को। ठीक, आइए शुरू करते हैं जीवन वृत्त यानी लाइफ स्केच के बारे में। लाइफ स्केच लिखने का तरीका मैंने आपको एक स्वामी विवेकानंद जी की क्लास ज़रूर होगी, है ना, इसमें वो इंडियन थिंकर्स में, वो क्लास ज़रूर देखिएगा। वो क्लास बहुत अच्छी है, अर्थात उसमें अब मैंने आपको ये सब चीज़ें सिखाई हैं, कैसे लिखना है क्या है, वो ज़रूर देखिएगा। ठीक, देखिए, महान दार्शनिक, युग प्रवर्तक, शिक्षाविद उद्भट, राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री एवं अद्वितीय विचारक रूसो का जन्म इटली के जेनोवा नगर में 28 जून सन 1712 ईस्वी में एक गरीब घड़ीसाज पिता के घर में हुआ। जन्म के कुछ समय बाद उनकी माता का देहांत हो गया, इसलिए उनके लालन पालन का संपूर्ण भार उसके पिता पर आ गया। पिता घड़ीसाज का काम करते थे और बच्चे की ओर ध्यान नहीं देते थे। बचपन से ही वह प्रकृति सौंदर्य का प्रशंसक थे और उनका यह प्रकृति प्रेम बराबर बढ़ता रहा। अध्ययन और प्रकृति के अवलोकन से रूसो मनसवी और भावुक बन गए। मार खाने के डर से वह स्कूल नहीं जाते थे, किंतु उन्हें पढ़ने का शौक था। 6 वर्ष की आयु में ही उन्होंने साहित्य, धर्म, सोचिए किस वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में। 6 वर्ष की आयु में आपको याद है आपने क्या किया था? कुछ नहीं याद होगा, है। इस अवस्था में रूसो को बोसी नाम की ग्राम पाठशाला में भर्ती कराया गया। इस प्रकार 11 वर्ष की आयु तक उनका जीवन इसी प्रकार अनिश्चित रूप से चलता रहा। इसके बाद उन्हें एक झूठे आरोप में कठोर दंड भुगतना पड़ा, जिससे उनके हृदय को बड़ी ठेस पहुंची। कारावास से छूटकर रूसो ने 4 वर्ष तक एक शिल्पकार के पास काम सीखा। बाद में यह कार्य छोड़ दिया। 25 वर्ष की आयु में रूसो ने अध्ययन प्रारंभ किया। समाज में फैली बुराइयों को देखकर उन्हें सामाजिक जीवन से घृणा होने लगी। यद्यपि वह स्वयं एक महान समाज सुधारक हुए। सन 1744 ईस्वी में, यानी 40 वर्षीय कुरूप, गंवार, मूर्ख चरित्रहीन, बदनाम तथा हीन चरित्र वाली रमणीय कॉन्ट थेरेस लेविसर ने रूसो ने विवाह कर लिया। रूसो नवीन युग के प्रवर्तक थे। नेपोलियन के शब्दों में, यदि रूसो ना हुआ होता तो फ्रांस की महान क्रांति घटित ही न हुई होती। रूसो की दार्शनिक भूमिका से प्रभावित होकर दांते जैसे प्रसिद्ध कवि उत्पन्न हुए, जिनकी रचनाओं ने देश में उथल पुथल मचा दी। रूसो के ऊपर उसके देश की सरकार ने अभियोग लगाया, जिससे उन्हें अनेक समस्याओं का मुकाबला करना पड़ा। उनके अंतिम दिन अत्यंत दुखद रहे। 2 जुलाई सन 1778 को रूसो का देहांत हुआ। यानी 38 वर्ष की आयु में रूसो की निम्नलिखित जो रचनाएं हैं उनके विषय में भी जानेंगे। सबसे पहले
डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट 1750 में जो आई, ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैन 1755 में आई, जो द न्यू हेलोइस 1761, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762, एमाइल 1762 में आई, कन्फेशंस 1770 में, और जहाँ पर आपकी डायलॉग आई 1773 में। अब रूसो का जो जीवन दर्शन था उसमें देखिए रूसो ने दार्शनिक चिंतन की जो तत्व मीमांसा में क्या बताया कि रूसो ईश्वरवादी थे, परंतु इन्होंने सांसारिक संरचना या आत्मा परमात्मा के विषय में कहीं भी उल्लेख नहीं किया। रूसो की तत्व मीमांसा यह थी कि उन्हें वस्तुगत की रचना को ईश्वर द्वारा रचित माना है और उसके अस्तित्व को भी स्वीकार किया है, परंतु पादरियों का विरोध किया है। उन्होंने मनुष्य को ईश्वर द्वारा रचित उत्कृष्ट कृति माना है। रूसो के दार्शनिक चिंतन के ज्ञान एवं तर्क की मीमांसा की यदि बात की जाए तो रूसो प्रकृतिवादी भी हैं और प्रकृति के अनुसार ही प्राप्त ज्ञान को सच्चा ज्ञान मानते हैं, है ना। इन्होंने माना है जन्मजात प्रकृति एवं प्रदत्त प्रकृति, इन दो रूपों में प्रकृति मनुष्य को प्राप्त होती है। इन्होंने मनुष्य की प्रकृति के अनुरूप ज्ञान प्राप्त करके उसके संपूर्ण विकास पर बल दिया है। रूसो ने बालक को कर्म इंद्रियों एवं ज्ञान इंद्रियों तथा स्वयं अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का साधन बताया। रूसो के दार्शनिक चिंतन की मूल्य एवं आचार मीमांसा, यानी रूसो के दार्शनिक चिंतन की मूल्य मीमांसा के आधार पर मनुष्य को ईश्वर द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ कृति माना है। मनुष्य को स्वतंत्र करके उसकी प्रकृति अनुरूप प्रेम सहयोग द्वारा जीवन यापन करने का उद्देश्य दिया। रूसो के अनुसार उच्च एवं प्रबुद्ध वर्ग निम्न एवं सामान्य वर्ग का शोषण करता है क्योंकि वह नकारात्मक बातों का अनुसरण करने लगता है। वे व्यक्ति को सरल एवं शुद्ध आचरण करने, सत्य बोलने, धोखा ना देने तथा प्रेम व सहयोगपूर्ण ढंग से साथ रहने की अपेक्षा करते हैं। अतः इन्होंने मनुष्य द्वारा निर्मित एक आदर्श समाज का प्रारूप प्रस्तुत किया है। रूसो के शैक्षिक यानी कि रूसो के से शिक्षा संबंधी विचार क्या रहे, तो देखिए इन्होंने अनुसार बालक को बालक समझना चाहिए, उसे युवा प्रौढ़ व्यक्तियों के कर्तव्यों में शिक्षा देना भूल है। जो वस्तु प्रौढ़ के लिए उपयोगी है वह बालक के लिए हानिकारक हो सकती है। अतः बालक को उपयोगी वस्तुओं के विषय में जानकारी देने के लिए सर्वप्रथम उसके स्वभाव का गहन अध्ययन करना चाहिए। उसके स्वभाव को समझे बिना उन्हें ज्ञान देने का प्रयत्न करना गलत है, क्योंकि बालक इससे पूरे शिक्षा क्रम से डरने लगता है। रूसो के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य विभिन्न अंगों और शक्तियों के स्वाभाविक विकास से है। यह स्वाभाविक विकास बालक की स्वाभाविक आवश्यकताओं को समझे बिना नहीं हो सकता। उसकी स्वाभाविक आवश्यकताओं को समझने के लिए हमें उसके स्वभाव को समझना चाहिए। रूसो के यह विचार बालक को शिक्षा देने से पहले पूर्व उसके स्वभाव को समझना चाहिए। शिक्षा क्षेत्र में रूसो की यह सबसे बड़ी देन है। देखिए इनके अनुसार क्या बताइएगा कि एक बालक जो है उसको शिक्षा देने से पहले आप ये जानिए कि उसका इंटरेस्ट किस सेक्टर में, पता चले उसको बनना है डॉक्टर, आप उसको ज़बरदस्ती करवा दे रहे हैं इंजीनियरिंग, है ना। सो फिर क्या ही मीनिंग होगा उसको आगे पढ़ाने का। देखिए शिक्षा के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, रूसो ने अपने समय की प्रचलित विनयन प्रणाली तथा उपदेशात्मक विधियों की आलोचना करके शिक्षकों का ध्यान बालक के स्वभाव के अध्ययन की ओर आकर्षित किया। बालक की शिक्षा के क्रम में उन्होंने ज्ञान इंद्रियों के महत्व को हमारे सामने बड़े प्रभावी तरीके से रखा है। रूसो ने हमें प्रकृति के अध्ययन और शारीरिक शिक्षा के महत्व को समझाया है। उनकी पुस्तक एमील का प्रभाव शिक्षा पर स्थायी रूप से पड़ा है। 18 शताब्दी में शिक्षा प्रणाली बड़ी दोषपूर्ण हो गई थी। शिक्षा के संबंध में रूसो ने अपने विचार अनेक प्रकार से रखे हैं। कैसे रखे हैं, तो देखिए इनके अनुसार जो पाठ्यचर्या यानी क्यूरिकुलम था वो किस तरीके का होना चाहिए था। तो देखिए शैशवा अवस्था के पाठ्यचर्या में बालक के शरीर को दृढ़ करने वाली क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए, जैसे चलने फिरने का अभ्यास करना चाहिए, वार्तालाप का अवसर देना चाहिए, स्नान का अवसर देना चाहिए, खेलने कूदने का अवसर देना चाहिए आदि आदि। यानी बाल्यावस्था के पाठ्यचर्या में शाब्दिक शिक्षा का कोई स्थान नहीं है। इस अवस्था में बालक को ज्ञान इंद्रियों की सहायता से स्वयं अनुभव करने देना चाहिए। तैरना, देखना, सुनना, उठना, बैठना, कूदना, खेलना, नापना, तौलना, गिनना, निरीक्षण करना आदि क्रियाएं बालक के लिए अत्यंत आवश्यक है। उसे अपने अंग प्रत्यंग और इंद्रियों को काम में लाने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए और कुछ अपने अनुभव को सीखने का अवसर भी मिलना चाहिए। अब देखिए किशोरावस्था में, यानी किशोरावस्था क्या बताई थी, 12 से 18 वर्ष की उम्र, है ना। किशोरावस्था में व्यवसाय एवं उद्योग के विषय यानी भूगोल, इतिहास, विज्ञान, भाषा, संगीत, सामाजिक शास्त्र
यही नहीं, ना कि केवल पुस्तकीय ढंग से ना, यानी कि कला आदि विषय का प्रायोगिक रूप से अध्ययन करना चाहिए, ना कि केवल पुस्तकीय। यानी ऐसा नहीं है कि आपने फिजिक्स के बुक्स पढ़ लिया, बस पेपर दे दिया, हो गया। बुक्स का जो फिजिक्स का प्रैक्टिकल होगा वो कौन सीखेगा, है ना। तो इन्होंने बोला प्रैक्टिकल का अपनाओ। ठीक, रूसो के अनुसार विज्ञान से बालकों में अन्वेषण करने की शक्ति पैदा होगी, कला से उसके नेत्रों व मांसपेशियों का प्रशिक्षण प्राप्त होगा, और हस्तकार्य तथा व्यवसाय के द्वारा उसकी बुद्धि तथा विवेक शक्ति का विकास होगा, और उसकी परिश्रम करने की शक्ति बढ़ जाएगी। युवावस्था में देखिए, युवावस्था को में बालक को नैतिक शिक्षा उसकी क्रियाओं के द्वारा ही दी जानी चाहिए। उसके चरित्र का विकास उसके स्वयं के अनुभव और क्रियाओं के द्वारा होने देना चाहिए। इस नैतिक शिक्षा के अतिरिक्त इतिहास, धर्म, सौंदर्य, अनुभूति, व्यायाम, कला, संगीत तथा यौन शिक्षा के विषय में इस अवस्था की पाठ्यचर्या में होने चाहिए। ठीक, अब देखिए रूसो ने शिक्षा संबंधी विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डाला है, जो किस प्रकार के, जैसे शिक्षा के कार्य के यदि बात की जाए तो इनकी पुस्तक जो एमील का प्रभाव शिक्षा पर स्थायी रूप से पड़ा। जैसे 18 शताब्दी में शिक्षा प्रणाली बड़ी दोषपूर्ण हो गई थी, शिक्षा के संबंध में रूसो ने अपने विचार अनेक प्रकार से रखे थे। ठीक है, तो ये सब आप देखिए, ये वाली जो पेज है वो ना थोड़ा सा रिपीट हो गया है ना। अब यहाँ से पढ़ना है आपको क्या कि शिक्षण विधियाँ, तो सबसे पहले प्रत्यक्ष अनुभव, यानी रूसो के अनुसार अपने छात्र को मौखिक पाठ ना दो, उसको अनुभव के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक, कार्य करते हुए सीखना, इन्होंने कहा कि जब भी हो सके कार्य करते हुए सीखने की प्रेरणा दो, और जब कार्य करना संभव ना हो केवल उसी दिशा में शब्दों को निर्देश दे, पुस्तकीय ज्ञान कम से कम दिया जाए। खेल खेल में शिक्षा, यानी कि बच्चे के लिए काम या खेलना एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो खेल खेलने में बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। प्राकृतिक वस्तुओं के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, इनके अनुसार प्रतीक या चिन्ह बच्चे का ध्यान आकर्षित करते हैं तथा इस तरह की मूल वस्तुओं को बच्चा भूल जाता है, उसे कम से कम 12 वर्ष तक पुस्तकों से दूर रखना चाहिए। शिक्षक का क्या रोल होता है, आइए जानते हैं। रूसो ने शिक्षा में बालक को केंद्र माना है और उसके मनोवैज्ञानिक विकास की ओर ध्यान दिया है। उसकी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक का स्थान पथ प्रदर्शक का है। रूसो के अनुसार शिक्षक को बालक की क्रियाओं में बाधक न होकर सहायक होना चाहिए, अधिकारी न होकर बराबर वाला होना चाहिए, और निर्देशक न होकर पथ प्रदर्शन करने वाला होना चाहिए। रूसो का कहना है कि शिक्षक ऐसा, देखिए आप इस देश के भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो इन बातों को आप आत्मसात कर लीजिए। आपको ये यहाँ पर सिर्फ ये सिखाने के लिए ही पढ़ाया जा रहा है। आप ये नहीं सोचिए कि मैं ये बस लिख के पेपर में अच्छे मार्क्स गेन कर लूँ, अल्टीमेटली मेरी मार्कशीट आ जाए। आप इनको अपनी लाइफ में भी अपनाइए और बिल्कुल ऐसे बन जाइए। सच बता रहे हैं, आप अपने आप शिक्षक बन जाएंगे, है ना। और क्या कहा कि शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो बालकों से प्रेम करे, उनसे सहानुभूति रखे और उनकी शारीरिक, भावात्मक तथा बौद्धिक शक्तियों का उचित विकास करे। स्त्री यानी वुमेन्स एजुकेशन पे क्या इन्होंने कहा कि देखिए रूसो महिलाओं के लिए पुरुष जैसी शिक्षा के पक्षधर नहीं है। तो ये तो डिमेरिट्स हो गई इनके, है ना। उनकी धारणा के अनुसार पुरुष और महिलाओं के कार्य पूर्णतः भिन्न भिन्न है। महिलाएं सेवा करने के लिए जन्म लेती हैं और पुरुष सुख पाने के लिए जन्म लेते हैं। वह आगे कहते हैं कि एक महिला का कार्य मनुष्य के बचपन में पालन पोषण करना, उसके मनुष्य तत्व की ओर बढ़ाना, पूरे जीवन उसको परामर्श देना तथा उसके जीवन को सुखमय बनाना होता है। यही महिलाओं का प्रमुख कर्तव्य है, जिसे उनको बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए। उनके लिए उच्च शिक्षा का परामर्श नहीं, बल्कि गृहस्थी चलाना, कपड़े सिलना, कशीदाकारी करना और धार्मिक शिक्षा की संस्तुति की गई है। जैसे अन्य शिक्षा में जन शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा के विषय में भी रूसो के अलग अलग मत रहे। रूसो की निषेधात्मक शिक्षा जो थी, उसमें क्या कहा गया कि रूसो ने अपने शिक्षा सिद्धांतों के प्रतिपादन में एक ऐसी विचारधारा का सृजन किया जिसे निषेधात्मक शिक्षा की संज्ञा दी गई है। यहाँ निषेधात्मक शिक्षा का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले हमें गुण और सत्य के सिद्धांत नहीं पढ़ाने चाहिए, वरन हृदय की पाप से और मस्तिष्क की भ्रम से रक्षा करनी चाहिए। शिक्षा के अंतर्गत बालक की विविध अंगों, ज्ञानेंद्रियों तथा विभिन्न शक्तियों के उपयोग में लाना चाहिए। इस प्रकार उसके मस्तिष्क को तब तक निष्क्रिय रखना चाहिए जब तक उसमें निर्णय शक्ति का प्रादुर्भाव न हो जाए। बाहरी दूषित प्रभावों से बालक को बचाने की चेष्टा करनी चाहिए तथा उसे पापों से बचाने के लिए गुण देन में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक उसमें विवेक का विकास ना होगा तब तक वह गुण नहीं समझ पाएगा। इस प्रकार की सोच हो रूसो लाभप्रद समझते हैं। वे कहते हैं कि यदि हम निर्दिष्ट स्थान की ओर बिना किसी हानि की बढ़ते हैं तो उसे लाभ ही समझना चाहिए। मैं निषेधात्मक शिक्षा उसे कहता हूँ, किसने कहा, रूसो ने। क्या कहा कि जो समय के पहले ही मस्तिष्क को प्रौढ़ बनाना चाहती है।
और बालक को युवा पुरुषों के कर्तव्यों में शिक्षा देती है। मैं निषेधात्मक शिक्षा उसे कहता हूँ जो ज्ञान देने के पूर्व ज्ञान को ग्रहण करने वाले अंगों को दृढ़ बनाने का प्रयत्न करती है और जो ज्ञान इंद्रियों को समुचित उपयोग से विवेक शक्ति को बढ़ाती है। निषेधात्मक शिक्षा गुण नहीं देती, वह पाप से बचाती है। ठीक, अब देखिए निषेधात्मक शिक्षा की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती। पहले कि समय की बचत नहीं। क्या कहा कि समय की बचत नहीं, यानी रूसो के अनुसार बचपन में समय की बचत नहीं की जाएगी, इसके बजाय समय को बर्बाद किया जाए। बच्चे को दौड़ना उछलना और दिन भर खेलने दें, वह जो कुछ भी करना चाहे उसे करने दें, उसे किसी प्रकार के नियंत्रण में बांध कर रखना उचित नहीं है, उसे स्वतंत्र रूप से क्रिया करते रहने देना चाहिए। पुस्तकीय ज्ञान नहीं, यानी कि रूसो कहते हैं कि मैं पुस्तकों से घृणा करता हूँ क्योंकि वो बच्चों के लिए अभिशाप है। वे केवल हमें ऐसी बात करना सिखाती हैं जिन्हें हम नहीं जानते। बच्चों को अपनी पुस्तकों का कीड़ा बनाने की बजाय उसको कार्यशाला में व्यस्त रखता हूँ। उसके हाथ उसके मन के लाभ का कार्य करेंगे। रूसो ने यह अनुभव किया कि पुस्तकों को भली भांति तैयार पाठ्य सामग्री नगण्य लाभ देती है। बच्चों को अपने प्रयासों तथा विभिन्न प्रकारों के अनुभव से सीखने दें। आदत निर्माण नहीं, कोई सामाजिक शिक्षा नहीं, कोई नैतिक शिक्षा नहीं, औपचारिक अनुशासन नहीं, शिक्षा के पारंपरिक तरीके के साथ लगाव नहीं। ये कुछ इनकी क्या थी, निषेधात्मक शिक्षा थी। अब निश्चयात्मक शिक्षा की यदि बात की जाए तो रूसो की निश्चयात्मक शिक्षा के संबंध में स्वयं रूसो ने लिखा, क्या लिखा कि निश्चयात्मक शिक्षा क्या है, तो वह शिक्षा है जो मनुष्य के विकास से पहले उसके मस्तिष्क का विकास करती है और बच्चों को प्राणों के कार्य के कर्तव्यों से परिचित कराती है। ठीक, अब देखिए निश्चयात्मक शिक्षा को उन्होंने 3 भागों में बांटा। पहला ज्ञान इंद्रियों की शिक्षा, दूसरा जीवन संबंधी अनुभव और तीसरा स्वतंत्रता एवं शारीरिक व्यायाम। यदि ज्ञान इंद्रियों की शिक्षा की बात की जाए तो देखिए रूसो ने ज्ञान को परिमित होने के साथ साथ यथार्थ माना है तथा उसके विचार को रटने की अपेक्षा मस्तिष्क में स्थायी माना है। ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक सृजनशील होता है। जीवन संबंधी अनुभव की यदि बात करें तो रूसो ने इसमें व्यक्ति के स्वयं के आत्म अनुभूति एवं प्रयास द्वारा प्राप्त ज्ञान को अधिक स्थायी एवं वास्तविक माना है। स्वतंत्रता एवं शारीरिक व्यायाम की यदि बात करें तो इसमें रूसो ने बालक को सुनियंत्रित स्वतंत्रता प्रदान करके प्रारंभिक अवस्था से ही कार्य देना चाहिए जिससे उसका नैतिक विकास हो सके। इसके साथ ही शारीरिक व्यायाम हेतु स्पार्टा एवं जिम्नास्टिक की शिक्षा को सम्मिलित किया है। अब देखिए रूसो के शैक्षिक चिंतन का मूल्यांकन यदि बात करें तो गुण, यानी पहले अब इनकी क्या बात करेंगे, मेरिट्स में तो ठीक है। उसके बाद जब डीमेरिट्स की बात करेंगे तो देखिएगा वहाँ पे बात की गई होगी, इनकी आलोचना की गई होगी स्त्री शिक्षा को लेकर के, है ना। तो देखिए रूसो के अनुसार शिक्षा एक प्राकृतिक क्रिया और सीखना मनुष्य की जन्मजाति प्रकृति है। इनके अनुसार जो शिक्षा प्राकृतिक विकास में सहायक हो वही वास्तविक शिक्षा है। तो ये सब आप पीछे आ गए हैं पढ़ के कि रूसो ने मानव विकास को 4 भागों में बांटा। कौन कौन से, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था में बांटा है ना। उन्होंने प्रत्येक अवस्था का उद्देश्य और पठचर्या अलग अलग दी है। ठीक, इन्होंने बच्चों को समाज से कृत्रिम और दोषपूर्ण पर्यावरण के स्थान पर प्रकृति की गोद में उसकी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने करके सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखने पर बल दिया। अब जरा डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं, यानी दोष की। देखिए रूसो ने शिक्षा को प्राकृतिक माना जबकि जन्मजात शक्तियाँ को किसी माध्यम से ही मनुष्य सिखाता है। रूसो की शिक्षा के उद्देश्य शिक्षा के एक ही स्तर पर बल तथा मनुष्य को जन्म से शूद्र माना, नागरिकता की शिक्षा को भी नहीं माना जो पूर्णतः दोषपूर्ण है। मनुष्य के विकास को विभिन्न स्तरों में बांटने का प्रयास का शिक्षा जगत में विशेष महत्व है, परंतु शिक्षा के उद्देश्यों एवं पाठ्यचर्या से विद्वान पूर्ण सहमत नहीं है। रूसो ने बच्चों को ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने, सक्रिय तथा अनुभवों के माध्यम से सीखने के अवसर दिए, परंतु समाज से पृथक करके शिक्षा देने का मत मान्य नहीं है। अनुशासन के क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता का नारा रूसो की भूल कही जाएगी क्योंकि प्रत्येक समय बच्चों को छूट नहीं दी जा सकती। रूसो की शिक्षा की देन क्या रही, तो सबसे पहले कि रूसो ने शिक्षा क्षेत्र में 3 प्रवृत्तियाँ, कौन कौन सी, तो 1 मिनट पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ना। कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ, तो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, वैज्ञानिक प्रवृत्ति और सामाजिकतावादी प्रवृत्ति को जन्म दिया, है ना। इसके फल यानी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप शिक्षा मनोवैज्ञानिक बन गई और वैज्ञानिक के फलस्वरूप वैज्ञानिक विषयों की उपयोगिता बढ़ी और सामाजिकतावादी प्रवृत्ति के फलस्वरूप शिक्षा में जनतांत्रिकता की भावना प्रादुर्भाव हुआ। ठीक, शिक्षा या विषय की अपेक्षा बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाने लगा और इस प्रकार शिक्षा बाल केंद्रित हो गई। पाठ्यचर्या में विभिन्नता और विविधता, देखिए पाठ्यचर्या में विभिन्नता और
हाँ, और विविधता का समावेश हुआ, बालक की विशेषताओं, आवश्यकताओं और स्तर के अनुकूलन पाठ्यचर्या का निर्माण आरंभ हो गया। ठीक, फिर ऐसे ही देखिए हाथ, मस्तिष्क और हृदय की शिक्षा पर भी बल दिया। फिर अंत में देखिए जनसाधारण की शिक्षा की क्रांतिकारी भावना रूसों ने प्रथम बार जागृत की। औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा का बीजारोपण किया। शिक्षा में स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ने, जीने और कार्य करने की भावना का विकास हुआ। वास्तव में रूसो एक युग प्रवर्तक शिक्षा दार्शनिक है, अतः शिक्षा जगत पर इनका बहुत भारी प्रभाव पड़ा है। रस्क का यह कथन पूर्णतः सही है कि रूसो का आधुनिक शिक्षा में वही स्थान है जो प्लेटो का प्राचीन शिक्षा में था। प्लेटो की रिपब्लिक के बाद रूसो का एमिल ग्रंथ, कौन सा, तो प्लेटो का कौन सा ग्रंथ है, तो रिपब्लिक, और रूसो का एमिल ग्रंथ शिक्षा जगत के लिए बहुत बड़ी देन है। देखिए ये थी हमारी आज की क्लास। अब जरा बात कर लेते हैं अपने टेलीग्राम चैनल की। ये देख सकते हैं पीजी पॉइंट, ये इसी ग्रुप का, आपका इसी चैनल का टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम से जब जुड़ जाएंगे तो आपको क्लास की पीडीएफ रेगुलरली मिलने लगेगी, है ना। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि आप फिर से अपना डेटा इन्वेस्ट करके फिर तो वीडियो देखेंगे नहीं, इतना तो हमें भी विश्वास है, एक ही बार पूरा देख लें, है ना। तो क्या होगा, पीडीएफ जब आपके पास होगी तो आप पीडीएफ से अपना रिवीजन कर पाएंगे। ठीक, सो ये थी एक छोटी सी जानकारी। और बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू, टाटा बाय बाय, टिल देन टेक केयर। और हाँ, एक बात और, अपना ध्यान रखिएगा, सबका ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। कमेंट्स हर वीडियो में ज़रूर कर दीजिएगा। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल। थैंक यू।